नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्वसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हिम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में फिर से एक बार नामपद और यहाँ पर नामपद में ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत के नामपद का अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत यहाँ पर देखने के बाद दीर्घ इकारांत, क्योंकि ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत नाम तीनों 3 प्रकार के अर्थात पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग तथा ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग नाम, इसका अभ्यास हम लोग किए। अब दीर्घ इकारांत, तो दीर्घ इकारांत के लिए प्रत्यय तो वही है, अर्थात प्रत्यय जो स्त्रीलिंग के जो प्रत्यय हैं, लेकिन इसमें एक विशेष यह है कि दीर्घ इकारांत के प्रथमा एक वचन अर्थात कर्ता एक वचन का प्रत्यय यहां पर सिर्फ 0 है। कर्ता एक वचन में जो है कि कर्ता एक वचन का प्रत्यय अगर देखा जाए तो कर्ता एक वचन का प्रत्यय 0 है, बाकी सभी जगह पे उसी प्रकार से हैं, जैसे स औस, म औस, आभ्याम भीस, इसी प्रकार से पूरा के पूरा उसी तरह से है। सिर्फ अंतर इतना है कि कर्ता एक वचन जो है वो कर्ता एक वचन में 0 प्रत्यय है। और एक विशेषता और है कि संबोधन एक वचन जो है, संबोधन एक वचन, इस संबोधन एक वचन में यहां पर क्या हो जाएगा कि संबोधन एक वचन के प्रत्यय लगकर, जैसे ही संबोधन एक वचन का प्रत्यय वहां पर लगेगा तो जो दीर्घ है वो दीर्घ ह्रस्व हो जाएगा, और कोई इसमें विशेषता नहीं है। तो चलिए अब दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नाम जो प्रख्यात नाम है नदी, इस नदी शब्द का यहां पर हम सिद्ध करते हैं कि नदी शब्द है नदी, नदी प्लस यहां पर बताया गया कि प्रथमा एक वचन का प्रत्यय 0, तो नदी प्लस 0 अर्थात पद क्या बनेगा, नदी, ये नदी पद बना। फिर औ प्रत्यय, अब इसमें इतना विशेष है कि जहां भी स्वरादि प्रत्यय है वहां स्वरादि प्रत्यय में सिर्फ एक ही नियम वहां पर लगेगा। बोलिए कौन बोलेंगे कौन सा नियम लगेगा यहां पर, नदी प्लस औ। कल भी बताए थे कि स्वरादि प्रत्यय जो है कि स्वरादि प्रत्यय लगने के बाद एक ही नियम वहां पर लगता है, और वो नियम कौन सा, अस्वसर। सही है, यहां भी क्या लगेगा, यहां भी अस्वसर ही लगेगा, और अस्वसर लगने पर क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाता है, ई वर्ण का क्या होता है, य, अर्थात क्या होगा, नद्य, यानी य आधा है, उसके साथ क्या लगेगा, ओ, अर्थात क्या बनेगा, नद्यो, क्या बन जाएगा यहां पर, नद्यो। उसी प्रकार यहां पर उसके बाद अस प्रत्यय है, यहां पर नद्यो बना है, अब अस प्रत्यय लगेगा तो अस प्रत्यय लगकर क्या होगा, तो नदी प्लस प्रत्यय क्या है यहां पर अस, यहां भी अस्सर, अर्थात अस्सर होने के बाद क्या हो जाता है, नद्य आधा प्लस अस, यानी पद क्या बनेगा कि नद्यस
ये नद्यस पद हुआ, पद के अंत में स हो तो स का र, और र का क्या हो जाएगा, विसर्ग, अर्थात क्या बनेगा, नद्य। अर्थात कर्ता एक वचने नदी, द्विवचने नद्यो, और बहुवचने नद्यः। अब उसके बाद यहाँ पर म प्रत्यय है, तो फिर क्या होगा, नदी प्लस म नदीम, नदीम। फिर से एक बार, नदी प्लस औ अस्सर नद्यो, नद्यो। अब नदी प्लस यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के जो अस प्रत्यय है, वो द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है वो यहां पर देखते हैं। तो वही नियम है कि नदी प्लस द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय यहां लगाया जाए। द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि असहित पूर्व के समानांतर क्या होता है, असहित पूर्व के समानांतर दीर्घ है। इसमें ऑलरेडी दीर्घ है। अब एक प्रश्न आता है कि इसमें तो ऑलरेडी दीर्घ है, इसमें दीर्घ करने की कहां जरूरत है, कोई जरूरत है यहां पर दीर्घ करने की, नहीं जरूरत है। तो यहां एक न्याय लगता है, जिस प्रकार बारिश जो है, बारिश, वो बारिश का पानी कहां पर काम आता है, कहां पर अगर बारिश हो तो वहां उसका काम आएगा, तो पृथ्वी पर। ये पृथ्वी पर जो बारिश हो उस बारिश का काम है, लेकिन अगर वह बारिश समुद्र में हो तो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। तो वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी समुद्र के पास पानी है। पानी कहां जरूरत है, जहां जरूरत हो वहां पानी अगर ना हो तो वहां पर पानी दिया जाता है। जहां ऑलरेडी पानी है तो उस पानी के साथ वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहां भी पहले से दीर्घ है, तो ये दीर्घ करने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नियम से तो क्या होगा, ये दीर्घ असहित पूर्व का समानांतर दीर्घ है, और उस समय अगर पुल्लिंग नाम हो तो सौ का नौ होता है, और अगर स्त्रीलिंग नाम हो तो 100 का 9 नहीं होता है, वो 100 का उसी प्रकार से रहता है। अर्थात पद क्या बना, नदिस, और पद के अंत में 100 हो तो 100 का र, और र का क्या हो जाएगा, विसर्ग। अर्थात द्वितीय बहुवचन क्या होगा, नदी ही। कर्म एक वचने नदीम, कर्म द्विवचने नद्यो, और कर्म बहुवचने नदी ही। अब देख लेते हैं यहां पर जितने एक साइड में स्वरादि प्रत्यय को देखेंगे, जहां जहां स्वरादि प्रत्यय, तो स्वरादि प्रत्यय कहां आता है, करण एक वचने आता है स्वरादि प्रत्यय, है क्या है, आ। संप्रदान एक वचने क्या है, ऐ। फिर अपादान और संबंधक एक वचने क्या है, आस। क्या प्रत्यय है वहां पर, आस है। उसी प्रकार यहां पर संबोधन एक वचने आम। फिर षष्ठी सप्तमी द्विवचन, अर्थात संबंधक अधिकरण द्विवचने ओस। क्या है वहां पर, ओस है। तो इतने जगह पर क्या है, स्वरादि प्रत्यय, और इन सभी स्वरादि प्रत्यय में एक ही नियम लगने वाला है, और वो नियम है अस्वसर का। तो अब स्वरादि प्रत्यय वाला यहां पर देख लेते हैं कि नदी प्लस आ, अर्थात क्या हो जाएगा यहां पर स्वरादि प्रत्यय, यानी नद्य प्लस आ, अर्थात क्या होगा, नद्या। नद्या। अब यहां पर नद्य प्लस ऐ, क्योंकि सब में यही नियम लगेगा। यहां पर आ प्रत्यय लगाएं, चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय ऐ लगाएं, तब क्या होगा, नद्य प्लस ऐ, अर्थात क्या बनेगा, नद्यै। फिर यहां पर आस प्रत्यय, क्या प्रत्यय है, आस। आस किसका है, पंचमी षष्ठी एक वचन में आस प्रत्यय है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां पर आस लगाए। अब यहां पर आस लगाइए, तब क्या बनेगा, नद्यास, का र, और र का विसर्ग, विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा, नद्याः। अब यहां पर आम प्रत्यय, इसके साथ साथ कौन सा प्रत्यय लगाए, आम। तो आम प्रत्यय जब लगाएंगे तब क्या, नद्य प्लस आम, अर्थात क्या बनेगा,
नद्याम, इस प्रकार ये नद्याम। और एक स्वरादि प्रत्यय है, कौन सा है? ओस। ओ, जब यहाँ पर ओस प्रत्यय लगाएंगे तब यहाँ पर क्या पद बनेगा? नद्योस नद्योस, सही है, नद्योस। और सौ का र, र, और रो का विसर्ग, विसर्ग। यानी स्वरादि प्रत्यय में पूरा के पूरा कौन सा नियम लगा? अश्व स्वर वाला। पूरा में पूरा यहाँ पर देख ले, नदी प्लस आ स्वरादि लगा, यानी अश्व स्वर हुआ, नद्य प्लस आ अर्थात एक वचन क्या होगा? नद्या। ऐ लगेगा नद्ये, आस लगेगा नद्यास नद्यार नद्याह, आम लगेगा नद्याम, फिर ओस लगेगा तो नद्योस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नद्योहो। क्या होगा यहाँ पर? नद्यो। ये हो गया पूरा का पूरा स्वरादि प्रत्यय। अब व्यंजनादि प्रत्यय कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ना है। भ्याम लगाएंगे तो क्या होगा? नदीभ्याम नदीभ्याम। अब यहाँ पर भीस लगे, क्या होगा? नदी भीस। सौ का रो का क्या हो जाएगा? रो का विसर्ग। अर्थात क्या बनेगा? नदी भी। उसके बाद भ्यास लगे तो क्या होगा? नदीभ्यः। अब यहाँ पर नाम प्रत्यय तो नदी प्लस नाम, इसमें ऑलरेडी हो चुका है। क्या हो चुका है? इसमें दीर्घ दीर्घ हो चुका है, क्योंकि नाम प्रत्यय लगने पर पूर्व का समान स्वर क्या होता है? दीर्घ होता है। ये ऑलरेडी यहाँ पर दीर्घ है, यानी दीर्घ करने की कोई जरूरत है ही नहीं। यानी नदी नाम। सु प्रत्यय एक नियम लगेगा, कौन सा? नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का मूर्धन्य स होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? नदी सु। अब एक नियम जो है कि संबोधन वाला, वो संबोधन वाला यहां पर हम लोग देखेंगे। तो संबोधन के जो प्रत्यय है, उन संबोधन के प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि जो दीर्घ है, दीर्घ ई और दीर्घ उ, उसका क्या हो जाता है? ह्रस्व ई और ह्रस्व उ होता है। अर्थात संबोधन एक वचन का प्रत्यय क्या है? स है। नदी क्या है यहाँ पर? नदी प्लस स। तो ये स प्रत्यय सहित क्या होगा? ये स प्रत्यय सहित क्या होता है? तो स प्रत्यय सहित ह्रस्व हो जाता है, अर्थात क्या होगा? नदी हे नदी। और द्विवचन और बहुवचन में जैसे हैं ऐसे ही, अर्थात हे नद्यो हे नद्यः। अर्थात नदी का रूप अगर यहां पर देखा जाए तो कर्ता एक वचने नदी, द्विवचने नद्यौ, बहुवचने नद्यः, कर्म एक वचने नदीम, द्विवचने नद्यौ, बहुवचने नदीः, करण एक वचने नद्या, करण द्विवचने नदीभ्याम, करण बहुवचने नदीभिः, संप्रदान एक वचने नद्यै, संप्रदान द्विवचने नदीभ्याम, संप्रदान बहुवचने नदीभ्यः, अपादान एक वचने नद्याः, विसर्ग आस प्रत्यय है, अर्थात क्या होगा? नद्याः, द्विवचने नदीभ्याम, बहुवचने नदीभ्यः, संबंधक एक वचने नद्याः, संबंधक द्विवचने नद्योः, संबंधक बहुवचने नदीनाम, अधिकरण एक वचने आम प्रत्यय है, अर्थात नद्याम, द्विवचने नद्योः और बहुवचने नदीषु, संबोधन एक वचने ह्रस्व हे नदी, द्विवचने हे नद्यौ और बहुवचने हे नद्यः। तो ये हुआ दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नाम। दीर्घ इकारांत पुल्लिंग और दीर्घ इकारांत नपुंसक लिंग नाम ये अभी नहीं, जब हम मध्यमा सीखेंगे तब वहां पर दीर्घ इकारांत पुल्लिंग भी देखेंगे, वो बाद में है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ दीर्घ इकारांत पे किस में आता है? सिर्फ स्त्रीलिंग में आता है, स्त्रीलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग नाम करना है तो यहां पर सामान्यतः हम जानते हैं कि अश्व स्वर में ई वर्ण का क्या होता है? पूर्व का ई वर्ण का, पूर्व का ई वर्ण का क्या होता है? ई वर्ण का, ई वर्ण का य होता है। क्या होता है? य।
तो उ वर्ण का क्या होगा? व तो उ वर्ण का व होगा। पहले इसमें ई वर्ण दीर्घ ई था, यहां पर दीर्घ उ है, तो उसके जगह क्या हो जाएगा? व। जहां जहां हम अस्सर लगाते थे यही नियम अस्सर में भी लगेगा, सिर्फ य के जगह क्या होगा? व होगा, और कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, प्रथमा एक वचन में अब यहां पर क्या नहीं है? जीरो प्रत्यय नहीं है। दीर्घ उकारांत, सिर्फ दीर्घ इकारांत में क्या होता था? जीरो प्रत्यय था। लेकिन यहां पर अब जीरो प्रत्यय नहीं, यहां पर प्रत्यय क्या है? स ही है। अर्थात जैसे एक यहां पर वधु शब्द हम लोग देख लेंगे, क्या देखेंगे? वधु, वधु दीर्घ उकारांत वधु, तो वधु प्लस स, यानी क्या होगा? वधु, वधूः वधूहु, यानी सौकार र का विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा? वधूहु। अब अश्व स्वर वाला यहां पर देख लेते हैं। अश्व स्वर वाला यहां पर देखे, वधु प्लस क्या प्रत्यय है? औ। अब एक प्रश्न आता है, क्या यह दीर्घ और औ ये दोनों जोड़कर फिर से दीर्घ उ नहीं हो सकता है? हो जैसे कि सकता है। भानु में तो हम लोग तो किए थे, भानु औ प्रत्यय के साथ क्या हो जाता? दीर्घ हो जाता था। बोलिए, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि वहां पर क्या बोला था? ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत, जबकि ये कौन सा है? दीर्घ ये क्या है? दीर्घ दीर्घ है ना। तो इसीलिए ये नियम वहां पर लागू नहीं नहीं लगा। होता है। वो किसके लिए था? ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत के लिए था। जबकि ये क्या है? दीर्घ इकारांत है। तो और दीर्घ इकारांत होने के कारण यहां पर सिर्फ कौन सा नियम लगता है? अश्वसर वाला। ये अश्वसर वाला यहां पर नियम लगता है, और कुछ नहीं। अब यहां पर अश्वसर कर देंगे, तो अश्वसर करेंगे तो क्या होगा? उ का क्या हो जाएगा? व, यानी व आधा, यानी क्या हुआ? बद्व प्लस औ, यानी क्या होगा? रूप वधवौ। अब उसी प्रकार यहां पर आ प्रत्यय लगाएंगे तो अस प्रत्यय। चलिए, प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय क्या है? अस, यानी क्या हो जाएगा यहां पर? वध्वः हाँ, वधवस, सौ का र का विसर्ग, यानी क्या होगा? वधवः। उसी प्रकार म प्रत्यय लगे तो वधूम वधूम, क्योंकि म प्रत्यय कैसे है? तो म प्रत्यय व्यंजनादि प्रत्यय है। म प्रत्यय कैसे है? व्यंजनादि प्रत्यय है। इसीलिए यहां पर क्या होगा? वधूम होगा। उसके बाद आगे अगर देखे, म प्रत्यय ये व्यंजनादि है, इसलिए वहां पर वधूम हुआ। फिर औ प्रत्यय आए तो वधवौ। उसी के उसके बाद कौन सा प्रत्यय? अस है, द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय है, इसीलिए यहां पर अस्वर नहीं लगने वाला है। यह स्वरादि प्रत्यय होने के बावजूद भी यहां पर अस्वर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय के लिए, एक द्वितीय बहुवचन के लिए एक नियम है कि द्वितीय विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर असहित पूर्व के समान स्वर दीर्घ होता है। और उस समय अगर पुल्लिंग नाम हो तो पुल्लिंग नाम हो तो स का न होता है, ये तो स्त्रीलिंग नाम है, इसलिए वधु का वधु ही रहेगा। क्या रहेगा? वधु। उसके बाद जितने हैं आ प्रत्यय लगाएं तो वधवा, फिर यही प्रत्यय लगाएं तो क्या होगा? वधवे। उसी प्रकार यहां पर कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय लगाएं तो आस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? वधवाहा। फिर यहां पर ओस प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? वधवो। यहां पर फिर आम प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? वधवाम। फिर यहां पर अगर देखा जाए और कहीं तो नहीं है, सिर्फ इतना ही है, नाम प्रत्यय का वधु नाम तो हो चुका है व्यंजनादि में, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये सहित ये दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा। अर्थात यहां पर अगर देखा जाए कि वधु शब्द का कर्ता एक वचने वधु, द्विवचने वधवौ, बहुवचने वधवः। उसके बाद कर्म एक वचने वधूम, द्विवचने वधवौ, बहुवचने
वधू, वधू करण एक वचने वधवा, वधवा करण द्विवचने वधूभ्याम, वधूभ्याम, करण बहुवचने वधूभिः, वधूभिः संप्रदान एक वचने वधवै, वधवे संप्रदान द्विवचने वधूभ्याम, वधूभ्याम, बहुवचने वधूभ्य, वधूभ्यः अपादान एक वचने वधवाः, वधवाः, अपादान द्विवचने वधूभ्याम, वधूभ्याम, बहुवचने वधूभ्यः। वधूभ्यः उसके बाद संबंधक एक वचने वधवाः, वधवाः, द्विवचने वधवोः, वधवोः, बहुवचने वधूनाम, वधूनां वधूनाम, संबंधक अधिकरण एक वचने वधवाम, वधवाम, द्विवचने वधवोः, बहुवचने वधूषु, वधूषु, संबोधन एक वचने हे वधू, वधू, द्विवचने हे हे वधवौ और बहुवचने हे हे वधवः। वधवः। इस प्रकार यहाँ पर ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत के नाम जो है, इस नाम के सातों सात विभक्ति कारक प्रकरण के यानी साकारता, कर्म, करण, संप्रदान से लेकर अधिकरण, बहुवचन, ये उसके उपरांत संबोधन तक के सारे रूप का अभ्यास हम लोग कर लिए। इसी के अभ्यास के लिए बहुत सारे ऐसे रूपों आपके प्रैक्टिस बुक में दिया गया है, उसको पूर्ण कीजिएगा। गुरुजी हाँ जी बोलिए। एक श्श्रु का करा दीजिए, वो उसमें वो कैसे लगाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। सस्रु, ओके जी। चलिए यहाँ पर क्या है, सस्रु यानी श्श्रु ताले स्व है जी और फिर क्या है यहाँ पर वो। श्रु, ऐसे है ना, श्रु, हाँ, सस्रु ऐसे है ना। जी जी अब देखिए तो सस्रु, तो ये तो रफला तो है ही। अब हाँ। इसको पहले क्या कर दीजिएगा कि इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, को तोड़ना तोड़ना क्या किसका है, श्रु इसको को है। तोड़ना है। तो श्रु को, तो इसमें तो रौ तो आधा है ही, ठीक है। हाँ और उसके साथ क्या हो जाएगा, ये वो भी क्या हो जाएगा, आधा होगा, ठीक है। एक मिनट। रौ आधा है कि नहीं इसके साथ। जी अब देखिए तो अब इसको भी तोड़ दें, तो ये रफला आधा, इसका मतलब क्या था, रौ, ये रौ भी कैसे है, आधा है। स्व, स्व आधा, उसके बाद रौ आया था सस्रु, रौ ये जो है, र तो पूरा है, श आधा है गुरुजी ना। हाँ इसमें रौ आधा करेंगे तो फिर ये क्या दीर्घ ऊ लगकर हुआ था, इसलिए पूरा था ना। जी तो इसको अब दीर्घ ऊ को तो कहाँ हम क्या किए, निकाल दिए ना। हाँ जी, तो फिर रौ क्या हुआ, आधा हुआ। आधा हो गया, हाँ आधा हो गया जी। उसके बाद ऊ का ही क्या बना है, वो बना है ना, वो बना है। उसके बाद जो कुछ भी प्रत्यय आने वाला है वो जी। प्रत्यय आने वाला है, बराबर, ठीक है। तो हाँ। स्वसर्वु क्या करना है, इसको बोलने में भी दिक्कत आएगी ना, कुछ श भी दिक्कत। आधा है, र भी आधा। दिक्कत आएगा उसमें। गुरुजी कुछ कुछ वर्ड तो बोलने प्रोनाउंस ही नहीं होते हैं, हाँ। इतना डिफिकल्ट है। सस्वर्व यानी वो बोलने में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा भार पूर्वक वहां पर करना पड़ेगा, लेकिन यही होगा। क्या होगा, क्योंकि जब स्र हम लिखते थे तो श्रु जब लिखे थे तो श्रु कैसे किए थे, श्रु अगर किया जाए यहाँ पर श्रु करना है तो फिर इसका क्या करेंगे, श्रु करेंगे तो श आधा, आधा और उसके बाद र आधा और उसके बाद क्या था, दीर्घ ऊ था। जी दीर्घ ऊ था ना। अब किसका चेंज होता है, ऊ का चेंज होता है ना। तो ऊ का चेंज यानी क्या हो गया, ये रौ आधा ही हुआ है जी। और जब आधा रौ हो और उसके बाद व्यंजन आए तो उसका क्या होता है, रेपकार होता है ना, होता है जी। तो उसी प्रकार से यहाँ भी रेपकार के अनुसार ही करना है। गुरुजी लिख के दिखाइए ना, गुरुजी लिख के दिखाइए ना। मुझे लिख के बताइए द्विवचन। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, पता नहीं। ओके चलिए। यहाँ पर सस्रवु उसका रूप किस प्रकार से होगा ना, ऐसे होना चाहिए। यहां पर क्या करेंगे, साथ में आ प्रत्यय लगाएंगे,
या औ प्रत्यय लगाएंगे? ओ ऐसे होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है गुरुजी, हाँ जी, डिफिकल्ट है थोड़ा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसे हाँ होना ओ चाहिए। गुरुजी प्रथम अक्षर क्या लिखा आपने? स्व स्व स्व, स्व। ओके ओके। ये स्व लिखा, उसके जी बाद श्रु जो है उसका जी। ही यहाँ पर ये वो कर दिए, इसका रेप कर दिए, और फिर जो प्रत्यय यहाँ पर लगाना है औ प्रत्यय लगाए। स्व फिर स्व। हाँ, सस्रौ, सस, यानी ये क्या होगा, गुरुजी फुल सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की। सस्रौ, सस्रौ, सस्रवाहा, सस्रवा, सस्रवै, सस्रवाहा। ऐसे थोड़ा उसको भार पूर्वक और प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी कर्ता एक वचन है क्या आएगा? हाँ जी, गुरुजी, लेकिन कर्ता एक आपने वचन क्या यहाँ आएगा? साथ में नहीं बोलिए, साथ में नहीं बोलिए, जिसको बोलना है वो हैंड राइजिंग कीजिए। स्वश्रु का कर्ता एक वचन है क्या होगा गुरुजी? कर्ता एक वचन में क्या होगा? तो कर्ता एक वचन में स प्रत्यय से विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग तो लगेगा। वहां पर तो कोई तकलीफ है ही नहीं, नहीं मानी। वहां पर तो तकलीफ है ही नहीं कि सस्रुहु यही बोलेंगे, सस्रुहु। कहाँ आएगा? जहां अश्व स्वर होगा, अश्व स्वर जहां होगा वहीं पे ये सब सस्रवौ, सस्रवाहा, सस्रवा, इस प्रकार से करना पड़ेगा। र का उच्चारण बहुत मुश्किल से हो रहा है। हाँ, सस्रवा। तो थोड़ा है, क्योंकि जब दो व्यंजन साथ साथ में आ जाते हैं ना, तब यह तकलीफ होता है। जी चलिए, इसी प्रकार यहाँ पर, गुरुजी, हाँ जी बोलिए। आपके प्रैक्टिस बुक के अंदर ये वाला स नहीं है, श्री का स ही है, उसके जोड़ के पहला ही आपने एग्जांपल में दिया है। देखिए वहां पर जो है कि वो फॉन्ट में अलग अलग फॉन्ट से लिखा जाता है, अच्छा, ओके, वो फॉन्ट की ओके, तकलीफ हो सकता है। अच्छा, ठीक है। जी गुरुजी, आपने अभी तो आज ये जो आप जो करा रहे हो वो वही करना है ना? साथ में एक साथ नहीं बोलिए, हाँ जी, जो यहाँ पर है इसी प्रकार से करना है। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी बोलिए, किसका प्रश्न है? उसके बाद कौन सा है? A5 क्या प्रश्न है, बोलिए। गुरुजी पेज नंबर 13 है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए ना। सब की क्या है उसका? किसका? इकारांत नामकुल, इकारांत नपुंसकलिंग। कौन सा नाम पेज बता? नंबर 13। यहाँ पर मुझे नहीं दिखेगा 15 में क्या है। शक्ति स पूरा और क आधा, उसको सख्त सख्त। सख्ती, सख्ती हाँ। शब्द है, सख्ती। शक्ति। सख्ती का अर्थ होता है शाथड़। शक्ति ऐसे है ना, ये ऐसे दंतसा है ना, हाँ जी गुरुजी। और इसके थी इस प्रकार से है, हाँ सख्ती। हाँ जी। सख्ती। देखिए अब इसका उच्चारण जब ऐसे संयोग में आए तब उसको, जैसे कि इसके साथ संयोग, तो इसको दो विभाग से विभाजित कर देना है। जहां संयोग है ना उसको एक भाग कर देना है। तो क में संयोग है तो सक, और उसके बाद थी। क्या करना है? सक, और दूसरा क्या करना है? दूसरा पार्ट ठीक थी, तो उच्चारण हो जाएगा शक्ति। ओके। शक्ति। उसी प्रकार विद्या शब्द है, मान लीजिए, क्या शब्द है? विद्या। तो इसका संयुक्त कहाँ है? दो में संयुक्त है ना, तो दो में संयुक्त है तो दो का आधा कीजिए, विद, और उसके साथ क्या है? या, योग यानी विद्या। यानी जहां संयोग हो उसको वहीं पे पाठ दीजिए, उसको वहीं पे विभाग कर दीजिए, तो उसका उच्चारण हो जाएगा। जैसे कि पद्म, दूसरा शब्द यहां पर अगर देखा जाए, क्या है यहां पर? पद्म। तो पद्म में यहां पर कहा द, तो इसको क्या बोलना है? पद, और दूसरा म संपूर्ण, पद्म। चलिए, अब इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे आपको आप लोग के प्रैक्टिस बुक में दिया होगा कि इसका प्रैक्टिस करते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसके बाद एक नियम यहां पर देखेंगे कि, और वो नियम इस प्रकार से हैं कि रॉ के बाद अगर रॉ आए तो पूर्व के रॉ का लोप हो जाता है।
ये एक नियम है। रॉ के बाद अगर रॉ आए तो पूर्व के रॉ का लोप होता है, और उसके पूर्व में अगर अ हो, ह्रस्व ई हो और ह्रस्व ऊ हो तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ दीर्घ होता है। होता है। लेकिन एक यहां पर नियम ध्यान में रखना है कि ये नियम और एक जगह पे लगता था, और एक जगह वहां पर लगने का प्रसंग आता था। कहां पर, अ के बाद अ या श ए के आए र के पहले अ हो और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आए तो फिर रॉ का क्या करते थे, ऊ लोप। करते थे। ऊ करते थे ना। जैसे जी, उदाहरण जी, के जी। स्वरूप में मैं यहां पर दिखाता हूं, बालः रटति। विसर्ग का मतलब क्या होता है, र र, और उसके बाद रटति का र आया है कि नहीं आया है। और यही नियम स के र के पूर्व में क्या है, अ है कि नहीं, है और र क्या है, ये घोषवान है कि नहीं, है ये भी क्या है, घोषवान है ना। है। तो इस प्रसंग में जब ऐसे दो दो नियम लगने का प्रसंग आए, एक ही सिद्धि में जब दो दो नियम प्रसंग आए, तब वहां पर देखना है कि ये सबसे ज्यादा किस में लगता है। तो यहां पर सिर्फ ये क्या है, ये नियम कहां लगेगा, ये रॉ का जो ऊ होता है, ये रॉ का क्या हो जाएगा, ऊ होता है। कब होगा रॉ का ऊ, कि रॉ के पहले क्या हो, अ हो, और उसके बाद क्या हो, घोषवान, तब रॉ का क्या होता है, ऊ होता है। अब यहां पर रॉ का लोप कब होगा, अ होने पर भी होता है, आ होने पर भी होता है, ई होने पर भी होता है, ई होने पर भी होता है, ऊ होने पर भी होता है, ऊ दीर्घ ऊ होने पर भी होता है। यानी ये तो इसके रॉ के पूर्व में चाहे आ हो, ई हो, ऊ हो, रू हो, ए हो, ऐ हो, कोई भी स्वर आए तो भी क्या होगा, इस रॉ का लोप होगा कि नहीं होगा, होगा होगा। जबकि इस समय अगर आ हो जाए तो रॉ का ऊ होगा, रॉ के पूर्व में अगर आ हो तो नहीं होगा। नहीं होगा। कब रॉ का ऊ होगा, अगर मात्रा और मात्रा क्या हो तो अ हो तो ये सारे आ ई ऊ कोई भी स्वर जो है, तब वो नियम क्या बन, यहां पर क्या बन जाएगा, सर्वसामान्य। तब वो नियम जनरल नियम हो जाएगा, सामान्य नियम हो जाएगा। और जब अ वाला आए तब वहां पर वो कौन सा नियम होगा, मुख्य नियम होगा, प्रधान नियम होगा। और प्रधान नियम हमेशा क्या, वहां पर क्या बनता है, बलवान बनता है। अब उस समय रॉ के बाद रॉ आए तो पूर्व के रॉ का लोप वहां पर नहीं करना है, वहां पर क्या करना है, रॉ का ऊ ही करना है। कौन से प्रसंग में, अगर पूर्व में अ हो और फिर यहां पर रॉ हो, तब रॉ का क्या करना है, ऊ ही करना है। बाकी ये अ के सिवाय कोई भी हो पूर्व में तो फिर रॉ का क्या करना है, लोप करना है। ओके। तो अब इसी का उदाहरण यहां पर देखेंगे। कुछ उदाहरण है कि रॉ के बाद रॉ आए तो पूर्व के रॉ का लोप होता है, और उसके पूर्व में अगर अ ई ऊ हो तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये एक नियम है। तो यहां पर उदाहरण के स्वरूप में यहां पर देखेंगे कि पूना रचयति, क्या हो गया है, ये पूना रचयति। अब इस तरह से हम देखेंगे कि पूना रचयति है, तो पूना रचयति ये कौन सा शब्द आ गया, पूना। पूना कोई अव्यय है, नहीं है। अव्यय तो क्या है, अव्यय क्या है, पुनः। यानी अव्यय क्या है, पुनः, या तो पुनर अव्यय है। कौन सा अव्यय है, पुनर। ये अव्यय क्या है कि पुनर है, जबकि यहां तो पुनः कर दिया है। फिर एक प्रश्न आएगा कि अगर ये विसर्ग का लोप हुआ है मान लीजिए, तब यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, ये तो एक वचन नहीं होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए नहीं। अगर ये बहुवचन हो तो यहां भी क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो यहां पे रचयंती होना चाहिए। तो ये कोई यहां पर एक वचन बहुवचन वाला है ही नहीं। यहां क्या हुआ है, नियम से लोप हुआ है।
पुनर प्लस रचयति। रचयति, र के बाद र आया है तो पूर्व के अब यहां पर प्रश्न आता है कि बालह रटति में लोप नहीं किए, लेकिन इसमें पुनर में लोप कर दिए। क्यों? तो वहां पर बताया गया है कि र का उ कब होता है कि सौ का र होना चाहिए। किसका र होना चाहिए? सौ का र। प्रारंभ से अगर र हो तो उसका उ नहीं होता है। वहां पर र का उ उस समय नहीं होता है। र का उ के लिए क्या नियम है? सौ के र होना चाहिए, जो कि ये पुनर ये पहले से र है। क्या है? ये पहले से र है, इसीलिए यहां पर ये लोप हुआ है। ये इस र का यहां पर लोप कर दिए तो लोप करने के बाद रहेगा क्या? पूर्ण। और र के पूर्व में क्या है? नौ में अ है और उसका क्या हो गया? आ, ना। पूना। और फिर क्या बना है? रचयति। और उसके बाद बोला गया कि दोनों के बीच संधि नहीं होती, और उसके बाद संधि नहीं होती है। तो इस नियम से क्या हुआ? यहाँ पर पूना रचयति। अब दूसरा प्रश्न और एक आएगा, मुनि राजते। ऐसे यहां पर देख लिया जाए कि मुनि राजते, तो मुनि अभी अभी हम लोग रूप देखे, मुनि दीर्घ ई कहां पर आता है? याद नहीं किए, लगता है अभ्यास नहीं हो रहा है। मुनि ही, मुनि कर्ता कर्म द्विवचन में कहां पर आता है? कर्ता कर्म द्विवचन। तो कर्ता कर्म अगर द्विवचन, अगर कर्ता द्विवचन करें तो फिर यहां पर क्रियापद भी किसमें होना चाहिए? द्विवचन में। द्विवचन में। जबकि यहां पर क्रियापद किसमें है? एक वचन में। तब हम प्रिंट वाला को दोष दे देते हैं। क्या बोल देते हैं? ये मिस प्रिंटिंग है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुनि द्विवचन है तो क्रियापद किसमें होना चाहिए? द्विवचन। लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है? तो सौ के र के पूर्व में यानी र है और उसके बाद र आया है, र के बाद र आए तो पूर्व के र का लोप। तो इस र का लोप कर दिए, और उसके पूर्व में अगर ह्रस्व-ई है तो उसका क्या हो चुका है? दीर्घ ई हो चुका है। तो यहाँ कहाँ प्रिंट वाला का मिस्टेक है? यहाँ पर है नहीं है। ये गलती हमारे हैं कि हम इस नियम को याद नहीं किए हैं। र के बाद र आने पर पूर्व के र का लोप होता है, और उसके पूर्व में अगर अ ई उ हो तो उसका दीर्घ होता है। तो ये क्या है? मुनि राजते। तो कोई अब इसका अर्थ करेंगे कि दो मुनि, अब आगे अर्थ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्ता यहां पर दो मुनि कर दिए कर्ता में, तो फिर क्रियापद भी क्या होना चाहिए? द्विवचन होना चाहिए, जबकि एक वचन है। तो है ये क्या? मुनि ही राजते, यानी मुनि शोभता है, मुनि शोभता है, तो एक वचन नहीं है। उसी प्रकार शिशु रमते, यहां भी क्या है? ये द्विवचन नहीं है, ये तो है क्या? एक वचन ही है। शिशु ही था, शिशुर, अर्थात ये जितने सारे र र र र दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है? विसर्ग समझना है, ठीक है? तो क्या है? शिशु रमते। तो शिशु रमते यहां पर कर दिए शिशु रमते, तो ये र का लोप हुआ है और उसके पूर्व में ह्रस्व है, इसलिए वहां पर दीर्घ क्या हुआ? दीर्घ। अब जहां पर प्रश्न आता है कि जहां पर पूर्व में अ न हो, पूर्व में ह्रस्व ई न हो, और पूर्व में ह्रस्व उ न हो, तो क्या वहां पर यह नियम नहीं लगेगा? लगेगा। सिर्फ कितना तक नियम वहां पर करना है कि र के बाद र आए तो पूर्व के र का लोप आता है। उसके पूर्व में अगर ये तीन आए तब दीर्घ करना है, और इसके सिवाय कोई आए तो फिर उसको जैसे थे वैसे रखना है। जैसे कि यहां पर उदाहरण एक देंगे कि लक्ष्मी रुष्यति, र के बाद र आया है जी। र के बाद र आया है तो र का लोप किया गया। उसके पूर्व में ह्रस्व अ नहीं है, ह्रस्व ई नहीं है, ह्रस्व उ नहीं है, तो उसको दीर्घ करने की कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी ये क्या है? दीर्घ है ही। लेकिन इसमें क्या करना है? लोप करना है कि नहीं? तो लोप होगा।
तो इसीलिए क्या हो चुका है, लक्ष्मी रुष्यति। उसी प्रकार वधूः रटति, इसमें भी रौ का लोप करना है। नृपतेः रीपु, तो इसमें भी विसर्ग का लोप हुआ है, नृपते रीपु। अनयोः रति, तो इसमें भी क्या हो चुका है, लोप हो चुका है। अगर ये लोप होने के बाद अगर उसमें उसके पूर्व में अगर अ हो, उसके पूर्व में ह्रस्व ई हो, ह्रस्व उ हो, तो इसका क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। अगर नहीं हो तो कोई दीर्घ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो है ऐसे ही रखना है। क्लियर यहां तक? जी गुरुजी। गुरुजी अगर स का र होगा तो फिर नहीं लगेगा ये नियम क्या? स का र तब भी लगे। किसमें, अ वाला में, किसमें, पूर्व में अ हो और उसके बाद र हो, लेकिन ये र अगर स का र हो तो फिर ये नियम यहाँ पर नहीं लगेगा, तब र का क्या होगा, ऊ हो जाएगा। ऊ हो जाएगा। हाँ, जैसे मुनि फिर- ही होगा तो फिर ओ करना। यहाँ मुनि में नहीं, मुनि में क्या आया है, पूर्व में ई आया है। हम क्या ओके, बोले, ओके। सौ के रौ के पूर्व में क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए, तो मुनि में ये नियम लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं, नहीं लगेगा। लेकिन अगर मुनि ही अगर विसर्ग होगा तो भी ये नियम तो लगेगा ही ना। हम नहीं, क्या होना देखे, चाहिए। आपको आपका प्रश्न क्या है, सौ नहीं, का मेरा रौ प्रश्न- होने पर नहीं लगता, ऐसा प्रश्न है आपका? जी, लेकिन ये इसमें अगर मुनि ही, अगर जैसे आपने तो अभी र लिखा है, अगर वहां विसर्ग होगा तो ये नियम लगेगा कि नहीं? लगेगा, विसर्ग ओके, मतलब हाँ। ही रौ है। ओके। ओके, चलिए। हाँ जी, गुरु जी, हाँ जी, ये सब वाक्यों का प्रयोग कहाँ पे करते? क्योंकि जैसे कर्ता एक वचन है तो हम क्रियापद को भी एक वचन और बहुवचन हो कर्ता तो बहुवचन लेते, लेकिन जैसे यहाँ पे दूसरा है मुनि राजते, तो मुनि बहुत सारे तो राजते, तो फिर वो फिर वही तकलीफ आ गया, ये एक वचन ही है। क्या है ये, एक वचन है। एक वचन ही है। कैसे एक वचन है, क्या था, मुनि ही, क्या था, जी, मुनि ही। ये था तो यही, मुनि ही था। मुनि ही एक वचन में आता है कि नहीं? जी, जी गुरु जी। अब देखिए, विसर्ग का मतलब क्या होता है, र र, जिसका प्रश्न है उसको जवाब देने दीजिए। र है गुरु जी। र है। अभी नियम में क्या देखे, विसर्ग का मतलब र और उसके बाद राजोते का क्या है, र, र, तो र के बाद र आया है, हाँ तो जी क्या होगा, गुरु जी। पूर्व के र यानी पहले वाला र का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। और इसके पूर्व में अगर क्या हो, ह्रस्व ई है हो, तो दीर्घ ही हो जाए। ह्रस्व ई हो या तो ह्रस्व उ हो, इन तीनों में अगर कुछ हो तो देख लीजिए, मुनि में ये विसर्ग का हम लोग लोप कर दिए। इसके बाद क्या है, इन तीन में कुछ है, अ है, ई है, उ है, इन तीनों में कुछ है, ई है, ई है, ई है, तो ई का क्या होगा, दीर्घ ई। दीर्घ ई। तो यहां पर रूप क्या बनेगा, इसमें मुनि था, अब क्या बन जाएगा, मुनि राजते। मुनि राजते, नहीं, विसर्ग का तो यहाँ पर तो लोप हो चुका है, विसर्ग फिर से कहां से आ गया, र नहीं बोल रहे, मैं दीर्घ का मुनि बोल रही हूँ। हाँ, मुनि राजते, वहां पर राजते। संधि नहीं है, क्या जी नहीं गुरु है, जी, उसके बाद और संधि नहीं करनी है। अब समझ में आया कि ये एक वचन, दोनों एक ही वचन है, संधि के जी नियम गुरु से ये मुनि दीर्घ बना है। जी जी गुरु जी। ओके, क्लियर? जी गुरु जी। ओके, और किसी प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए टी। जी गुरुजी, एक क्वेश्चन कंटिन्यूसली, एक नियम बहुत चल रहा है अभी, अस्व स्व सिवाय के स्वर पर पूर्व के ई1, उ1, रू1 और लू1 का क्रमशः य, व, र और ल होता है। सही तो है। गुरुजी, इसकी हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना गुरुजी, तो थोड़ा वो डाउट है दो शब्दों का जो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बोलिए। उसको थोड़ा सा आप समझाएंगे। बोलिए। एक तो है उच्चलंती रुमय रुर्मय रुर्मयः,
रूरमय नहीं, उसमें ऊर्मय करना। उसको मैं फिर से बोला था, उस समय रू नहीं था, ऊर्मी शब्द था, ऊर्मय था, उसको वो दीर्घ अच्छा वो ऊ कर देना है। अच्छा वो प्रिंटिंग मिस्टेक। और गुरुजी नारी रूढ़ा, हाँ, नारी, नारी प्लस ऊढ़ा शब्द था ही। वो ऊढ़ा नहीं लिखा हुआ गुरुजी, वो भी यहाँ पे रूढ़ा लिखा, तो वो सब रूढ़ा नहीं, उसको भाई ऊढ़ा कर देना है। ओके गुरुजी। जी बस हो गया गुरुजी, ये दो ही इसके वो समझ ही नहीं पा रहे थे ओके, कैसे ठीक है। करना है। धन्यवाद गुरुजी। ओके, A23 या 91 क्या प्रश्न है? ये बहुवचन वधु में बहुवचन का ये द्विवचन में वधु कर्म का वधु एक बार समझाएंगे? इसमें भी ये भी एक वचन ही है, वधूः रटति, इसमें भी क्या है, एक वचन ही है, इसमें कोई बहुवचन नहीं है। बहुवचन नहीं, अगर करते तो फिर क्या होता, बद्ध वह होता, अससर लगता, वो वधु कैसे हुआ वो समझना था। क्योंकि स प्रत्यय है। हम्म, कर्ता एक वचन का प्रत्यय क्या है, स प्रत्यय है ना। अच्छा है, हाँ। यहाँ पर प्रत्यय क्या है, वधु प्लस कर्म कर्म का समझना है। कर्ता एक वचन, यहाँ पर देखिए कर्म का नहीं है, ये कर्ता एक वचन में ही है, वधु रटति। कर्म अगर होता तो फिर वधु यहाँ पर नहीं होता, वो क्रियापद नहीं, किसके पास होता? बहुवचन बहुवचन पेज नंबर 26 में देखना था, 26 का कर्ता बहुवचन। पिछले वाला दीर्घ अगर उकारांत कर्ता, अगर कर्ता बहुवचन होता तो कर्ता बहुवचन बद्ध वह होता, जैसे नद्य ह अससर के नियम से क्या हो जाता, बद्ध वह, तब वहां पर कर्म- रटती नहीं, वहां पर रटंती होता। कर्म बहुवचन का वधु देखें वो कैसे हो, लेकिन दोनों का एक समान नहीं होगा ना। कर्ता के साथ क्रियापद किसके अनुसार चलता है, क्रियापद किसके अनुसार चलता है, कर्ता के अनुसार चलता है। कर्ता के अनुसार। तो क्रियापद यहाँ पर रटती है, तो इसका मतलब कर्ता की ये कर्ता है, ये कर्म नहीं है। ओके ओके, धन्यवाद गुरुजी। ओके, और एक नियम की संधि कहाँ होती है, सार्थक शब्द के बीच में, जिसमें कुछ अर्थ निकले। इसमें इसका अर्थ, इसका अगर द्वितीय बहुवचन का अर्थ निकालने जाएं तो फिर क्या होगा, बहुओं के रोता है, रोती है, ये क्या हुआ, बहुओं का, ऐसा ना, बहुओं को रोता है, इसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो उसमें संधि नहीं होगी। संधि का नियम क्या है, कहां संधि करनी है, सार्थक शब्द के बीच में, जहां दोनों तरफ का कुछ अर्थ निकले वहां संधि करनी है। बाकी ऐसे ना हो तो कितने भी संधि हो सकता है, कित्थ मित्थ डित्थ तित्थ, इसका कुछ अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है, तो फिर यहाँ पर संधि इत्यादि नहीं होती है। संधि का नियम कहाँ है, क्या है, इसके सार्थक शब्दों के बीच में ही संधि होती है, अन्यथा नहीं। ओके, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।